अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो एवरीवन, वॉइस क्लियर है? गुड, शुक्र अल्लाह ताला का। आ रही है, यस, एकदम एकदम आई है, एकदम ही आएगी। यकीनन जब हम बोलेंगे तभी तो आएगी ना आवाज। क्या ख्याल है? बड़ा खतरनाक किस्म का मौसम हो रहा है, हसीन टाइप का। तो देखते क्या होता है इस मौसम के अंदर। इस मौसम में क्या होता है? निकाह तुम्हारी तरफ कल मैंने सुना ज्यादा बारिश हुई है। बारिश क्यों ना हो, कल रेड गई थी क्या बारिश में? हाँ तो सुना है ज्यादा हुई, गुलशन हदीस साइडों पे, इन जगहों पे ज्यादा साइड में बारिश हुई है। तो कल मैं टीवी पे देख रहा था। बारिश तो होनी चाहिए ना, बारिश क्यों ना हो? क्या करे रिजा? और क्या। हाँ, अगर आप रेगुलर या पंक्चुअल जैसे हमारे क्लासेस सेंटर में चल रही होती तो बिल्कुल आपकी छुट्टी हो जाती। लेकिन चूंकि हम घरों पे बैठे हुए आराम से, तो इस वजह से जो है वो इतना कोई इशू नहीं है। हालांकि अपना गांव भी भर जाता है। रिजा क्या ख्याल है? हमारे गांव में भी दरिया बह रहा होता है कोकराबार में ही, 2 नंबर 3 नंबर पे। तो दरिया तो बहेगा, बारिश होगी। देखिए बगौर बिलावल, बारिश होती है तो पानी आती है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आती है। ईद की छुट्टियां भी बहुत टाइम है, अभी तो अपनी 3 क्लासें तो हो ही जाएंगी ना अभी। हमारी कम से कम पीर मंगल को तो छुट्टी तो नहीं हो रही। उसके बाद ही छुट्टी होगी ईद की, ले लेना छुट्टी, करके क्या करोगे? तुमने कौन सा गाय भैंस बकरियां काटनी है? नहीं, वेडनेसडे लास्ट में ही होगा हमारे, उसके बाद जुमरात जुम्मन को दिक्कत हो जाएगी, उसमें क्या है ऐसा? तो इसका जुमरात लास्ट हो सकता है कि जुम्मे छुट्टी गवर्नमेंट की भी है ना। देखते हैं, हमारे तो अपनी 3 क्लासें लेनी है, तो हमें तो छुट्टी नहीं मिली। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर इजाजत हो तो काम शुरू करें फिर। ओके ओके ओके, देखिए बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 1 तो एंड अप हो गया था। ये बताइए कि तमाम लोगों ने कर लिया पूरा चैप्टर जो मैंने काम दिया था? जरा जल्दी से बताइए, सबका कमिट आना चाहिए मेरे पास इस वक्त जो है ना। यस सर, ये कौन है जनाब? बजिया, जवाद, नूरुल आयन और रिजा, निकात, नो रहता है, और असरा। ओके डन। और बताए बेटा, क्योंकि तकरीबन 10 स्टूडेंट मौजूद हैं। सर मैं आज फर्स्ट क्लास ले रही हूँ। कौन है जी? मानूर रहमान, 9th A1। स्कूल कौन सा बेटा मानूर? आपका स्कूल कौन सा है? थोड़ा सा रहता है बस, फातिमा मुजम्मिल। ठीक है बच्चा, कोई मसला नहीं है। जो फर्स्ट क्लास भी ले रही है चैप्टर 2 से स्टार्ट करते, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, मोहम्मद अली जौहर अकेडमी। चैप्टर 1 को फिर आपको बाद में बता देंगे कि आपने क्या किया था। जब आप आएंगे स्कूल सेंटर वगैरह में तो वो मसला चैप्टर 1 का भी हल हो जाएगा आपके पास। चलिए, तो काफी बच्चों का जो है वो रहता भी है और बहुत का हो भी गया है। तो रिजा कितने पेजेस छोड़ लें बच्चे इसको, क्या महारुर रहमान को जरा बताएंगे पेज गिन के कि कितने पेज छोड़ लें चैप्टर 1 के लिए, जितने में चैप्टर बनाया हमारा? या कोई भी बता दे। फातिमा तुम बताओ। जैनब गिरो, जैसे पेज गिन के बताओ। 9 से 10 पेज बेटा छोड़ लें, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि मैंने कहा था फिलिंग दी ब्लैंक्स जो आखिर में लिखे वो भी करनी है, तो क्या वो करी थी आप लोगों ने? मेरा चैप्टर के लास्ट में फिलिंग दी ब्लैंक्स वगैरह दी हुई है, कुछ ट्रू फॉल्स भी है, कुछ एमसीक्यूज हैं, करे वो? हाँ हाँ, अलग कॉपी, सेंटर की कॉपी करने बनाना है सारा काम करके, तो वो भी कर लेना बच्चों, वो भी कर लेना, कोई मसला नहीं है। वो भी कर लेना बच्चों, ठीक है, ताकि एमसीक्यूज में भी आसानी हो जाए ना। तो उसमें फिर ये कि इसी बहाने आप चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे, रीड भी कर लोगे, तो चैप्टर में एमसीक्यूज पढ़ने में आसानी रहेगी। हाँ जी, एमसीक्यूज भी कर लेना आखिर के अंदर।
तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी काम जरा सा भी नहीं रहे, क्योंकि अगर वो कंफर्म हो जाता है सारा काम कि मैं तो फिजिक्स में 9 में आती है, तो एक एक चीज फिर हमें करनी पड़ेगी, कोई 10 चैप्टर ही हो जाएंगे खाली हमारे केमिस्ट्री के भी। तो हमें बहुत भरपूर तरीके से कुछ पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अभी किताब में कोई आप ना लें अगर आपके पास किताब नहीं है, पुरानी वाली किसी के पास, किसी से अवेलेबल बुक है किसी के पास, वही ले लें बुक, ठीक है, बाकी इशू नहीं है। डायग्राम्स कौन सी बच्चे, डायग्राम कौन सी निकाल, इसमें डायग्राम तो फिलहाल कोई भी नहीं है चैप्टर 1 में। कुछ खुद ही शौक में बनानी तो बनाती रहना, अगर अच्छा लगता है तो। वैसे वो तो समझाने के लिए थी सारी, वो जो लेक्चर्स में स्लाइड्स वगैरह थी वो समझाने के लिए आपके पास थी, ठीक है जी। सॉरी सर, थर्ड में है, अच्छा हाँ जी थर्ड में। तो नहीं, लाने को तो चैप्टर 1 में भी ले आता, कोई ऐसा इशू नहीं था। मैं अभी फिलहाल खुद लेके नहीं आया, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बाकायदा अपना चैप्टर नंबर 2 जो है आज आगाज करते हैं। चैप्टर का नाम है आपके पास केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बेटा हमने एक बात समझनी होगी कि केमिकल कॉम्बिनेशन से आपके पास क्या मुराद है। अभी आखिर में काम चेक करेंगे अगर आज टाइम मिलेगा, वरना कल काम चेक करेंगे। मैं केमिस्ट्री की 9 क्लास की बुक की बात कर रहा हूँ बेटा, मानू तो 9 क्लास में केमिस्ट्री की बुक होती है, उसकी बात कर रहे हैं बच्चे। टेक्स्ट बुक जो है आपके पास, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, आप परेशान ना हो, रिलैक्स होके बैठो। अभी सब इंशाल्लाह सेटिंग बन जाएगी आपकी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझाना शुरू हो जाएगा हर चीज़। कोई परेशान ना हो, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो। समझ लो कि आज तुम्हारा पहला दिन नहीं है, तुम पहले दिन से ही आ रही हो, शुरू से ही आ रही हो, ठीक है बच्चे। तो परेशान ना हो, डोंट वरी, बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। ये सब जितने भी हमारे पास बैठे हैं बच्चे हैं, ये सारे कोऑपरेटिव अच्छी बच्चियां हैं, तो इंशाल्लाह आपकी इससे भी गैदरिंग बन जाएगी तो और मजा आएगा आपको, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो हो गया चैप्टर 1, तो बेटा चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, केमिकल कॉम्बिनेशन शुरू करना है। चैप्टर 1 तो खत्म हो चुका है बच्चे, उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो हमने तकरीबन कोई 8 लेक्चर 9 लेक्चर में पढ़ा चैप्टर 1 को, है ना, ऐसी है ना बेटा रिजा, 8-9 लेक्चर में हमने पढ़ा उसको, तो वो तो चैप्टर हो गया खत्म। चले नहीं, बात करते हैं आपके पास चैप्टर का नाम है आपके पास केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का बड़ा आपके पास क्या है कि जब आप दो या दो ज्यादा चीजों को मिलाते हैं, तो उसको मिलाने के नतीजे में जो आपके पास चेंज बाकी होता है, उसे कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चे। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज कीजिए ये मेरे पास एक कार्बन, ठीक है, सी लिखा हुआ है, अगर मैंने बताया था उस दिन आपको, इसको अगर मैं हवा में जलाता हूँ, तो हवा में क्या है मेरे पास बेटा, हवा में मेरे पास ऑक्सीजन है आपके पास। तो जब कार्बन मिलती है ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, और ये क्या बनाती है आपके पास, ये बनाती है CO2, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमने क्या किया, ये आपके पास जो दो चीजें आपके पास हैं, ये दोनों को मिलाया, और इनको मिलाने से हमारे पास ये एक नई चीज आपके पास वजूद में आई। तो इन दोनों चीजों को मिलाना आपके पास कहलाता है केमिकल कॉम्बिनेशन, और जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है इसे केमिकल चेंज भी कहते हैं। और जब केमिकल चेंज होता है या केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो लाजमी तौर पर उसकी केमिकल इक्वेशन भी होती है। यानी कि अगर केमिकल चेंज होगा तो उसकी हमारे पास क्या होगी, केमिकल इक्वेशन भी होगी, ठीक है। जो चीज इसको आप कंबाइन करते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको बेटा, उसे कहा जाता है आपके पास रिएक्टेंट, ठीक है बच्चे। और जो चीज इन दोनों के या ज्यादा चीजों कोई किसी भी चीज के मिलने से बनती है, उसे आपके पास कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो आप मिला रहे हैं, ये आप मुंह उठा के मिला रहे हैं। तो इनके लिए भी हमें मुख्तलिफ लॉज, मुख्तलिफ प्रिंसिपल, मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे घर के अंदर मैंने आपको उसी की मिसाल दी थी कि जब कोई काम करते हैं, फर्ज करें आप चाय बना रहे होते हैं, तो चाय में ऐसा नहीं होता कि वो उठा के बनाते हैं,
चाय का एक कॉम्बिनेशन होता है, कंपोजिशन होती है ना। उस कंपोजिशन में क्या क्या होता है, उस कंपोजिशन में पत्ती का एक स्पेसिफिक मिकदार होती है। ऐसा नहीं कि अगर आप 1 कप चाय बनाने जा रहे हैं तो उसमें 6 चम्मच आप डाल दी पत्ती ना, ऐसा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बेटा आपको हल्का सा वॉइस में हो सकता है प्रॉब्लम आज आ सकती है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिएगा। हमारा थोड़ा हैंड फ्री जो था थोड़ा खराब हो गया है, इस वजह थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं दूसरा हैंड फ्री लेता हुआ आ जाता। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले बच्चे आज, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से और सब्र से बोल रहा हूँ आज, ठीक है। कल इंशाल्लाह मैं हैंड फ्री ले आऊंगा तो आपका ये मसला वैसे ही हल हो जाएगा। आपको पता है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं आपके पास, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपके पास कि जो आपके पास में दो चीजें हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। आपके पास चाय की बात कर रहा था कि जब आप चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर हर चीज की अपनी एक कंपोजिशन होती है ना, कंपोजिशन होती है। जिस मिसाल के तौर पर अगर आप 1 कप उसमें चाय बना रहे हैं तो 1 कप के लिहाज से उसमें पत्ती डालेंगे, इसी तरह 1 कप के लिहाज से उसमें चीनी डालेंगे। तो ये एक लॉ बन गया है, ये प्रिंसिपल बन गया है, यानी कि कोई भी जो वर्क हो सकता है उसको आप डायरेक्ट नहीं करते। तो इस चैप्टर में हमने करना क्या है, इस चैप्टर में हमने जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसके हमने कुछ लॉस पढ़ने हैं कि हम केमिकल्स को या कोई भी चीज को किन किन कवानीन के तहत उनको हम मिला सकते हैं या उनको हम मिलाते हैं। इस चैप्टर में तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने शुरू में, आपको पता है, 4 लॉस को डिस्कस करना है ना। सबसे पहले आपका कौन सा लॉ है, पहला लॉ आपके पास होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दूसरा जो आपके पास लॉ है वो होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तीसरा जो आपके पास लॉ हमें डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। और जो हमें चौथा लॉ डिस्कस करना है वो है आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये तमाम लॉस के तहत, ये तमाम लॉ को मिला के हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से, कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो आपके पास लिखा हुआ है तो केमिकल कॉम्बिनेशन इन 4 लॉस का मजमुआ होता है या इनका सम होता है आपके पास, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कार्बन में अगर ऑक्सीजन को मिला रहा हूँ तो इसमें ऐसा हरगिज नहीं हो रहा कि मैं अपने मुंह उठा के कार्बन मिला रहा हूँ या मुंह उठा के ऑक्सीजन मिला रहा हूँ। अगर यहाँ से देखा जाए तो कार्बन जाके कुछ नहीं लिखा तो आपके पास क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा ना। इसी तरह यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आपके पास क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा, है ना। तो ये 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल किसका बना रहे हैं आपके पास, ये बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये इनकी एक हिसाब किताब है। इसी तरह अगर कार्बन का मास लूं तो इसका मतलब ये रहेगा कि कार्बन का जो मास होता है कितना होता है आपके पास, 12 ग्राम होता है, ऐसे ही है। 12 ग्राम ये कार्बन का मास है जो कार्बन बना हुआ है आपके पास, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम है। और जो ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम होता है, या AAU ले लें तो साथ में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 32 ग्राम। तो 12 ग्राम इसमें क्या हो रहा है, अगर क्वांटिटी देखिए इसकी स्पेसिफिक, तो 12 ग्राम कार्बन जो है वो किससे मिल रहा है, वो 32 ग्राम किससे मिल रहा है आपके पास, 32 ग्राम मिल रहा है बेटा आपके पास, किससे, ऑक्सीजन से मिल रहा है ना। और कितना बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार यहाँ पे ये बना रहा है, तो देखिए कार्बन का 12 प्लस होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 टू 32 और ये 12 कितना हो गया 44। तो जनाब इसमें क्या बना रहा है, ये बना रहा है 44 ग्राम, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं रिएक्टेंट की मिकदार लूं टोटल, तो टोटल मिकदार इसकी कितनी आ रही है, 12 और 32 44 ग्राम हो रही है। माशाल्लाह बारिश शुरू हो गई है, ठीक है। 12 और 32 कितनी आ रही है, 44 ग्राम आ रही है ना। और जो प्रोडक्ट आ रहा है, हाँ जी माशाल्लाह हो रही है, ठीक है, वेल डन। तो काफी देखने में आ रहा है तो अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन हम फिलहाल अंदर है, महफूज है, अंदर है तो फिलहाल महफूज है। कल बिजली भी बहुत गिरी है। और इससे आपके पास जो ये बन रहा है वो कितना बन रहा है आपके पास,
ये भी 44 ग्राम बन रहा है, ठीक है। तो ये 44 ग्राम हो गए ना स्टार्ट, बिल्कुल हो गया, आज से तो स्टार्ट हो गया हर जगह पे, कोई दूर रहता है कोई करीब रहता है, तो बारिश तो होती रहेगी। तो जनाब ये दोनों की अगर आप मिकदार देखें तो वो एक्चुअल बराबर आ रही है, आ रही नहीं आ रही आपके पास। तो ये एक लॉज है, जब लॉज बनेंगे वहां देखेंगे आप किस लिहाज से बराबर है। तो दिस इज द केमिकल चेंज या केमिकल इक्वेशन आपके पास होती है, ठीक है। और इसके दौरान जितने भी हमारे पास लॉज एंड प्रिंसिपल जो आपके पास इस्तेमाल होते हैं, और जितने भी आपके पास लॉज एंड प्रिंसिपल जो आपके पास यूज होते हैं, उन तमाम को बच्चे हम डिस्कस में करेंगे, इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और आगे लिखा है डील्स विद द सम एम्पिरिकल लॉज, यानी कि लॉ डिस्कस करेंगे दैट गवर्न द केमिकल चेंज, जो कि किस में इस्तेमाल होते हैं, केमिकल चेंज में आपके पास इस्तेमाल होते हैं। तो बुक में अगर आपके पास चैप्टर का नाम लिखा होगा, छोटा सा लिखा होगा, इसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना क्या क्या होता है, उसमें हमने लॉस पढ़ने हैं, और जो जो आपके पास केमिकल कॉम्बिनेशन में या केमिकल चेंज में आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं या इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है बच्चा। तो मैंने आपको इसे ग्राउंड बना दिया कि आपने इसमें क्या चीज पढ़नी है, चैप्टर नंबर कौन से 2 के अंदर आपके पास, ठीक है। यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है, केमिकल कॉम्बिनेशन एक केमिकल रिएक्शन से मुराद है कि जब आप दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं और उसके नतीजे में जो आपके पास नई चीज बनती है, यानी कि नई चीज कब बनती है, जब उसमें केमिकल चेंज वाक्य होता है। तो वो जो केमिकल चेंज आपके पास वाक्य होता है उसे कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर जब हमने यहाँ पर कार्बन में हवा में जलाया, ऑक्सीजन को मिलाया, तो हमारे पास क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और जब केमिकल चेंज होता है तो उसकी केमिकल इक्वेशन भी होती है, उसकी केमिकल रिएक्शन भी होता है। और जो एरो से पहले होता है, याद होगा मैंने आपको बताया था शुरू में जब मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी, डिटेल सुनाई थी, तो उसे कहते हैं रिएक्टेंट। और जो चेंज के बाद आता है बच्चे, उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज द मीन बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल चेंज क्या होता है, सबको क्लियर है बच्चे? जल्दी मुझे मैसेज करके रिप्लाई करें शाबाश, और मुझे बताइए कि सबको केमिकल कॉम्बिनेशन क्लियर है। आसान सी बात है बिल्कुल ये। तो अब ये दोबारा भी आएगा, ये अभी सबसे लास्ट में दोबारा भी आएगा बेटा, ठीक है। तो जितना ट्रेन में मैंने पढ़ा दिया, आई होप सो तो ये आपको समझ में आ गया होगा आपके पास, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, ठीक है। आगे जाते हैं। और देखिए मैंने बताया उसमें क्या क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ना है। देखिए स्लाइड बना दी प्यारी सी, खूबसूरत सी। देखिए क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये डिस्कस करना है पहला लॉ जो हमने आपको शुरू में बताया था, है ना। उसके बाद डिस्कस क्या करना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये सेकंड लॉ डिस्कस करना है जनाब। इसमें थर्ड लॉ में डिस्कस क्या करना है, वो करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि एक से ज्यादा वाला। और चौथा लॉ में डिस्कस क्या करना है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। यानी कि ये चार जो लॉज हैं ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, है ना। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले आप एक काम करें कि जो पिछली आपके पास स्लाइड है जरा इसकी पिक्चर ले लीजिए शाबाश, ठीक है, ताकि आपको पहला जो पेज है बनाने में आसानी रहेगी। हाँ हाँ नोट्स याद कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा था अभी कि जो हम आपको काम करा रहे हैं वो सिला दर्ज अच्छा है बच्चे, तो पैसे बर्बाद ना करो, ठीक है। कब की ले लिए, वेल डन यार, तुम लोग तुम साढ़े जला के कर लो माशाल्लाह। और जिसने नहीं ली वो भी ले ले पिक्चर इसकी, बड़े शाबाश। जिसे कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया, तुम आगे बढ़ा दो, उसकी भी ले लेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है कि इसमें हमने क्या चीजें जो है वो डिस्कस करनी है, ठीक है बच्चे। तो मैं स्लाइड आगे बढ़ा दो बेटे, बढ़ा दो बच्चों, ये बढ़ा दो आगे वाली। सर हर सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी, हाँ केमिस्ट्री की तो बनानी लाजमी तौर पर, ये कॉपी भर जाएगी, बायोलॉजी भी ऐसी भर जाएगी और कंप्यूटर भी ऐसी भर जाएगा, तो एक साथ काम करोगे खुद ही फंस जाओगे, ठीक है।
सबकी अलग कॉपी बनाओ, शाबाश बेटा। आप इसकी ले लो पिक्चर, इसका भी ले लो बेटा स्लाइड, ये लगाइए दूसरी वाली कि हमने चैप्टर में क्या डिस्कस करना है। हमने चैप्टर में डिस्कस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके गुड। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसका दूसरा नाम यह है कि इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं जनाब। इसमें तीसरा डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और जो इसमें चौथा डिस्कस करना है बच्चा वो करना है लॉ ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शंस। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बारी बारी, हाँ कॉपी में इस तरह से बना है ना खूबसूरत सा, इसको सबसे शुरू में उतार लोगे तो आपकी क्वालिटी में कॉपी की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा होगा कि हाँ यार बच्चे ने काम किया हुआ। यानी कि यहाँ पे एक अलग कलर शेड मार देना, दूसरे डब्बे में अलग शेड मारना कलर का, तीसरे में अलग शेड मारना, चौथे में अलग मारना और बीच में उसको अलग शेड मार देना, तो ये ऐसा लगेगा हाँ यार बच्ची माशाल्लाह बड़ा पढ़ने वाली है और अच्छा काम करती है। काम की जितनी खूबसूरती होगी, जितना आप साफ काम करोगे उतना आपको काम में आसानी भी होगी और अच्छा भी लगेगा। ऐसे ही है ना बच्चे। तो 100 नंबर तो लाने ना बच्चा, और 100 नंबर बाद प्रैक्टिकल समेत। अब तो प्रैक्टिकल समेत शायद 75 हो जाए अगर सिलेबस कंफर्मेशन में चेंज हो जाएगा, कंफर्म के अंदर, तो फिर 75 बन जाएगा मार्क्स। तो पूरे नंबर लाने, पहले 85 पे 85 लाते थे, अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा और आपने मेहनत करी, साथ दिया, तो इंशाअल्लाह ताला आपके 75/75 पे मार्क्स आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और प्रैक्टिकल स्कूल की खेती है, वो स्कूल से आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होता इंशाअल्लाह, ठीक है। तो हर चीज को इस तरह पढ़ना है आपने, ठीक है। चलिए ये अगली साइड लगाता हूँ आपके पास, और ये आपके पास है, पहला डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जनाब ये किसने एस्टेब्लिश किया आपके पास, एक फ्रेंच केमिस्ट था लेवाइजर। तो लेवाइजर क्या हो गया, लेवाइजर जो है वो इसका समझ लिया फाउंडर हो गया। तो हु इज द फाउंडर ऑफ लॉ, दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द लेवाइजर, ठीक है। इसका जो थोड़ा नेट का मसला आया था, अभी अभी आ जाएगी आवाज सही, रुक जाओ एकदम, थोड़ा नेट मसले का। अब आ रही आवाज सही, आ गई आवाज, आ गई बच्चों सही। जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, कमेंट्स करो, फिर मैं आगे बढ़ाऊं काम को बच्चा। कट रही है, अभी थोड़ी देर में सेट हो जाएगी। अभी अभी अचानक ही हल्का सा नेट का मसला आया था, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है आपके पास। क्लियर नहीं है, अभी थोड़ी देर में क्लियर। मैंने कहा था बारिश भी आज, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा मसला हल्का फुल्का रहेगा आवाज में, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। दूसरा बारिश है पहली, दूसरा हैंड फ्री का मसला है आज, तो आई होप सो के फिर भी अब आवाज सही आ गई होगी आपके पास, सही है। तो 1-8 सेकंड का, 10 सेकंड 20 सेकंड में ऐसा मसला आएगा, तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा आपके पास। हो गया मसला हल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपके पास, आप वहां से आवाज तेज कर ले, अपने स्पीकर से कर लिएगा, या हैंड फ्री से लगाएंगे आवाज तेज आ जाएगी थोड़ी सी। वो आज हैंड फ्री का प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ी आवाज स्लो है, मतलब आ जाएगी। थोड़ा वेदर मसला भी है, मसला हल हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आज की क्लास निकाल लो आराम से, मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम कम पढ़ा रहा हूँ ना इस वजह से, ताकि काम आसानी से हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो पहला क्या आपके पास, पहला है इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसको किसने बनाया था आपके पास, इसका फाउंडर कौन था, एक फ्रेंच केमिस्ट था। ये फ्रेंच केमिस्ट था आपके पास, और ये आपके सामने तस्वीर बनी हुई है, और ये किसकी पिक्चर आपके पास, इसका पिक्चर ऑफ लेवाइजर। आपको दिख रहा होगा, शक्ल से इंतहाई फारिग आदमी लग रहा है, शक्ल से देखो, शक्ल से फारिग आदमी लग रहा है, लग रहा है ना, कोई काम नहीं उसमें जो लॉ बना दे आपके पास, सही है। तो ये आपके पास लेवाइजर है, इसने अपना लॉ पेश किया था। तो आपके पास ये बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि हु इज द फाउंडर ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, तो इट मींस दैट लेवाइजर, यानी कि ये एमसीक्यूज आपके पास। और शायद आपने जब जो साइंटिस्ट पढ़े होंगे, बताया था मैंने आपको, लिखिएगा थोड़ा सा, लिपस्टिक क्यों लगा दी, ऐसी बस दिख रहा जा रहा था, बारिश का मतलब लिपस्टिक लगा दूं, और कान में दोनों बालियां भी डाल दूं इसके, ये डल गई बालियां, और ये इसके हेयर जो है वही हेयर भी बन जाएंगे आपके पास, सही है। तो केमिस्ट लिख दो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता आपके पास। तो इसमें जनाब क्या है
कि ये आपके पास ये इसका फाउंडर हो गया है और लेवाइजर जिसने आपके पास ये लॉ इस्टेब्लिश किया है, जिसे आप कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ कहता क्या है, इस स्लाइड का पिक्चर लेंगे सबने बच्चों। तो अब इस लॉ को डिस्कस करते हैं कि लॉ आपके पास क्या कह रहा है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जरा से इसकी वो स्लाइड ले लीजिए, जरा इसकी पिक्चर ले ले, शाबाश, ले ली बेटा। आयशा खान अपने डेंटोनिक वाले दांत दिखा रही है, बहुत दिन से नहीं मांझे उन्होंने लग रहा है ले ली, चले जाइए अगली साइड लगाते हैं कि लॉ क्या है आपके पास। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जनाब क्या कहता है, ये कहता है इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी गुड, मेरे कहने से पहले गुड हो गया, माशाल्लाह, बड़े चालाक बच्चे हो गए, बहुत तेजी से पिक्चर ले रहे हैं आजकल क्या। इन एनी केमिकल रिएक्शन the initial weight of our reacting substances is, चले जी ले लो भाई, ले लो जल्दी स्लाइड ले लो, पिक्चर ले लो पहले, फिर मैं लॉ को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ले ली बच्चे ग्राफ, ओके ले लिए, चले जी गुड, आगे बढ़ा लेते हैं। मसला थोड़ी है स्लाइड, स्लाइड तो हमारे हाथ में, जब आप कहोगे जब चेंज करेंगे। अच्छा जी, तो लॉ ये कहता है आपके पास इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई सा भी जाओ, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस reacting substances is equal to the final weight of the product। आसान सवाल में अगर कहते हैं तो इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उसकी मिकदार हमेशा बराबर होती है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही आपके पास प्रोडक्ट भी होगा। जितना वेट या मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही वेट मास आपके पास किसका होगा बेटा, प्रोडक्ट का होगा। मिसाल के तौर पर अगर रिएक्टेंट आपने लिया है 100 ग्राम ले लिया, फर्ज कीजिए, कितना लिया आपके पास 100 ग्राम लिया, तो लॉ के मुताबिक आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कितना बनेगा आपके पास, वो भी बनेगा 100 ग्राम। ऐसा नहीं होगा कि वो कम या ज्यादा बन रहा होगा आपके पास। तो जितनी आप क्वांटिटी रिएक्टेंट की लोगे उतने आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसकी मिसाल देखें, ऐसे लेते हैं मिसाल के तौर पर कि जनाब मेरे पास एक डिकम्पोजिशन है, रिएक्शन है कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है CaCO3, राइट। जब इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है आपके पास दो चीजों के अंदर, एक इससे बनता है आपके पास CaO, जिसे आप कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और जो दूसरा आपके पास बनता है जिसे कहते हैं आप CO2, दिस इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास ये लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि जितनी क्वांटिटी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की, देखिए जितना मास है, जितनी मिकदार हमारे पास CaCO3 की है, उतनी ही मिकदार हमारे पास प्रोडक्ट यानी CO और CO2 की भी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40, है ना, कितना होता है 40, प्लस लगाया बीच में साथ प्लस आ गया, है ना। ये C लिखा हुआ है इसका मास होता है 12, ठीक है, प्लस लगाया, ये लिखा हुआ है O3। तो आपको मालूम है कि जो O है
उसका मास कितना है 16, और चूंकि नीचे लिखा हुआ है 3, तो 16 क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन गया 16 3 × 48, जनाब ये आ गया आपके पास 48 आ गया। तो अगर मैं इन टोटल क्वांटिटी को प्लस करूं तो कितना आ गया जनाब मेरे पास, ये बेटा आएगा मेरे पास 100 ग्राम। आप भी प्लस करके देख लीजिएगा, वो मसला नहीं है। आई सबने बात करी। अब अगर मैं प्रोडक्ट चेक करता हूं कितना बन रहा है, तो जनाब आप देखें कैल्शियम कितना होता है, अभी बताया मैंने आपको 40 यानी कि 40 प्लस लगाया है ना, ओ कितना होता है 16, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, जनाब ये हो गया आपके पास 16 यानी कि 16 हो गया। तो अगर मैं दोनों को जमा करूं क्या आंसर बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 56 बन रहा है आपके पास 56 ग्राम बन रहा है। अब आगे का निकालो CO2 का, तो C का जनाब हो गया आपके पास 12 है ना, प्लस लगाया और दोबारा देखिए O2 है तो O का 16 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 32 यानी कि 32 आ गया। अब अगर मैं दोनों को प्लस कर रहा हूं तो बताएं कितना आ गया, ये आ जाएगा जनाब 44 ग्राम, ऐसे ही है। तो अगर आप देखें तो रिएक्टेंट कितना मेरे पास 100 ग्राम, और अगर प्रोडक्ट देखो तो कितना आ रहा है 56 ये और 44 ये, दोनों मिला दिया तो जनाब ये भी कितना है आपके पास, ये भी हमारे पास 100 ग्राम ही आ गया 100 ग्राम। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है ये वाला, इन दोनों की क्वांटिटी क्या है बराबर आ गई। यही तो लॉ है, यही तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट होगा उतना ही जनाब पास क्या होगा, हमारे पास वो प्रोडक्ट भी होगा। यानी कि अगर 100 ग्राम मेरे पास रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा 100 ग्राम ही होगा। अब यहां देखिए लॉ में ये ना कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट या क्वांटिटी या मास of reacting substances is equal to the final weight of the product, कि जितना वेट आपके पास रिएक्टेंट का इनिशियली होगा उतना ही वेट आपके पास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लेवाइजर ने इस तरह एक्सपेरिमेंट किया आपके पास इस तरह से, हालांकि फिलहाल इसका ताल्लुक आपके पास इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपके समझाने के लिए नॉर्मल का बना दिया। उसने लिया ये एक जार है, नीचे जो बना है जार, ठीक है, और ये चारकोल हीटर है, यानी कि इसकी हीटर टाइप का जार है वाला, और इसके अंदर जो बॉक्स बना हुआ है इसमें भरती मरकरी, और ये वही मरकरी है जो आपके पास थर्मामीटर में इस्तेमाल होती है ना। इसने क्या करा कि यहाँ से इसको प्रेशर, ब्लड प्रेशर की मशीन है, प्रेशर देते हैं, तो मरकरी जो है वो यहाँ से बढ़ के यहाँ से इस वाले जार में, राइट। अब फर्ज करें जनाब इसने यहाँ पे इसका वेट किया हुआ था 100 ग्राम वेट या 50 ग्राम का। अब मरकरी जब इसके अंदर गई तो इसने नोट किया कि इसका जो वेट था वो अभी भी 50 ग्राम ही रहा है, ना तो कम हुआ और ना ही आपके पास ज्यादा। और ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये वाला ये जो पिक्चर बनी हुई है ये वाली बिल्कुल क्लोज है ये, यानी कि इसमें कहीं से भी एयर आपके पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एयर जाएगा तो वेट में 19-20 हो सकती है। तो लिहाजा यहाँ पर कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो वो एक्सपेरिमेंट जो भी हो सकता है वो आपके पास एक क्लोज जार होता है उसमें करना है आपने। जैसे भी आप पढ़ेंगे लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको वेरीफाई करेंगे, एच लैंडोल्ट के जरिए, जिसने एच शेप की ट्यूब ली थी और जनाब उसने उसको उस तरह से वेरीफाई किया था, इसे आप कहते हैं एच लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। एक बात याद रखिएगा कि इसके लिए जब एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो उसके लिए हमेशा आपको क्लोज सिस्टम चाहिए होता है, ओपन सिस्टम में वो चीज सही से नहीं होती।
आपको चाहिए होता है क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम की अगर मिसाल लें तो आपने फिजिकल बैलेंस देखा है, लैब में रखा होता है तराजू रख देते हैं, फिजिकल बैलेंस दवाई तराजू रखा हुआ होता है, देखा आपने, किसी ने देखा इसको फिजिकल बैलेंस को, देखा है ना? हाँ, तो उसमें देखें कि उसके अंदर ना वो शीशा लगा हुआ होता है, उसको पूरा पैक करके वेट किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो देसी टीचर है, या उस समय मुझे भी कभी कभी लगा लें, हम उसको पूरा शीशा हटा के उसका वेट कर रहे होते हैं, तो असल में फिर वो वेट जो होता है वो एक्यूरेट नहीं आता। ठीक है, तो शीशा कभी आप सुनार की दुकान में जाएंगे, आपको पता है कि सुनार यानी कि एक उसमें एक ग्राम का हिसाब किताब होता है, तो वो जब भी वेट करके आपको कोई चीज देगा तो वो हमेशा जो है वो आपको पूरा पैक करके देगा, पूरा पैक होगा जब आपका वेट करेगा, वरना 1 ग्राम मिला चले गया तो यानी कि 1000 रुपए का, 1000 तो पता हो गया मेरे ख्याल 1 ग्राम सोना अभी तकरीबन 1,19,000 या 20,000 रुपए आज का रेट था, 24 के रेट गोल्ड का। ठीक है, 24 के रेट 12.5 ग्राम का, तो अगर लगा लो तकरीबन 11,500 रुपए 1 ग्राम का वेट हो गया तकरीबन, यानी कि अल्लाह माफ करे इस कदर जो है वो गोल्ड माशाल्लाह अल्लाह माफ करे महंगा हो रहा है। तो ये चीज आपके पास है, तो वो बिल्कुल उसको पैक करके करेगा आपके पास। तो इसके लिए आपको क्लोज सिस्टम आपके पास चाहिए होता है, जो सिस्टम आपके पास हो वो हमेशा क्लोज हो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी थोड़ी देर पहले कि CaCO3 की, ऐसे चले एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर मैग्नीशियम की। ठीक है, तो ये आपके पास जो है मैग्नीशियम है, जब इसको जलाते हैं आप हवा के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम जो होता है इसका जो ये बैलेंस करिए क्वेश्चन को, जो मैग्नीशियम होता है उसका मास होता है जनाब 12 ग्राम, कितना है 12 ग्राम। तो जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, सॉरी मास होता है 24 ग्राम, एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है, एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो ये चूंकि 24 mg का मास हो गया और मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो ये तकरीबन 48.6 यानी कि हमने इसको लिखा हुआ 24 पॉइंट कुछ लिया हुआ है इन लोगों ने मास को। ठीक है, लेकिन असल में जो एक्चुअल मास होता है इसका वो हम लोग 24 ही ले रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से O का मास कितना आपके पास 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, कितना हो गया 16 + 32, तो ये 32 ग्राम हो गया। ठीक है, तो इससे क्या बना, दोनों को मिलाने से जो केमिकल चेन बात क्यों हो रहा है जनाब, इससे आपके पास बन रहा है MgO, इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Mg का वो 24, O का 16 से जमा किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 80.6। तो अगर दोनों को जमा करूंगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा 80.6 आएगा, और अगर इसका लिया तो इसका जनाब आपके पास आंसर कितना आएगा, वो भी आपके पास 80.6 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों जो आ गया आपके पास ये मिला के ये टोटल रिएक्टेंट हो गया, और यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट आ गया, तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हो गया उनकी क्वांटिटी हमेशा आपके पास क्या होती है, वो बराबर होती है आपके पास। सही बच्चे? ठीक है, इसी तरह नीचे मरकरी की मिसाल दी हुई है, मरकरी ऑक्साइड है, इसका मास निकाला हुआ है, मरकरी और ऑक्सीजन बन रहा है, तो मरकरी का मिलाकर जब दोनों का लगाया जाएगा तो दोनों का जो मास होगा इनिशियल वेट और जो फाइनल वेट होगा दोनों का आपस में क्या होगा इसका, और जब टोटल वेट लगाओगे इसका वो भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। इस तरह यहाँ पर NaOCl2 की मिसाल दी हुई है कि जब इन दोनों को मिलाओगे तो इनका मास निकाल के रखा हुआ ये वाला, और जब दोनों को मिलाओगे तो ये मास और ये मास हमेशा क्या होगा, तो इक्वल आ रहा होगा, जिससे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वेरीफाई हो जाता है, और यही आपके पास लॉ है। तो इसे कहते हैं आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट विल बी चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। अब यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में समझाया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखें 2H2+O2 है, यहाँ से आपके पास बन रहा है 2H2O बन रहा है आपके पास। तो यहाँ देखें तो 2H2 के मॉलिक्यूल है, तो देखें 2H ये वाले और 2 ये 4 होगा 2 का 4, 2H ये बना दिए। ठीक है बच्चे, अनमानी बात। और यहाँ पर जो O2 आ रहा है वो 2 है, तो यानी 2 इन्होंने ये O बना दिया आपके पास समझाने के लिए। तो कितना हो गया 4 ये वाले हो गए हाइड्रोजन के, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गए, और जमा किसको हो रहा है इसमें 2 ऑक्सीजन जमा हो रहा है आपके पास, तो क्या बना ये 2H2O बन रहा है। वही देख लें 2 2 4 और 2 1 2, यानी कि 2 जो दोनों के साथ है ये 2 2 4 हाइड्रोजन, देखिए 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन, और ये 2 1 2 ऑक्सीजन, देखिए दोनों ये मिल गए आपके पास, ये आपके पास बन गए 4 हाइड्रोजन एटम बन रहे हैं और 2 ऑक्सीजन बन रहे हैं। इट मींस दैट कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट आ रहा है उतना ही आपके पास क्या है, आपके पास प्रोडक्ट भी आपको उतना ही मिल रहा है। तो जितना मुझसे हो सक रहा है मैं आपको उतना ज्यादा डिटेल में और अंदर जाके उसको आपके पास समझा रहा हूँ,
ताकि आपको और मिसालें और ये चीज समझ में आ जाए। ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट से निकाला, ये मैंने आपको मॉलिक्यूल से ये जो वेट है उससे निकाल दिया आपके पास, ठीक है। इस तरह आपको एटम की फॉर्म में समझा दिया। तो ये तमाम चीजें आपके पास क्या उसको वेरीफाई करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करती है, ठीक है। कि जो लॉ आपके पास क्या कहता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, द initial weight of a reacting substance is always equal to the final weight of the product substances. It means that कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट की मिकदार होती है वो हमेशा आपके पास क्या होती है बेटा, वो बराबर होती है आपके पास, ठीक है। अब जनाब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको एच लैंडोल्ट जो एक्सपेरिमेंट होता है उस लॉ से इसको वेरीफाई करेंगे, किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो भी तो मैंने आपको सिंपल समझा दिया। जो मिसाल आपको अच्छी लगती है लॉ लिख के वो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जितना अच्छा काम कर सकते हो आपकी मर्जी है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो आपको मैंने एक से एक एग्जाम्पल, एक से तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वांटिटी या उसकी मिकदार हमेशा क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो बेटा सबको समझ में आ गया है, चलिए समझे, कमेंट्स कीजिएगा, शाबाश। जी जी, अब हम करेंगे इसके बाद लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में सवाल ऐसे आता है कि डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी कि आप क्या करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करें, बयान करें और उसको लैंडोल्ट के एक्सपेरिमेंट से जो है वो उसको वजाहत करें आपके पास, ठीक है। तो लैंडोल्ट आने से पहले दोबारा नजर डालते हैं शुरू की स्लाइड्स के ऊपर जहां से हमने काम शुरू किया था और जो हमने काम बताया था आपको, और दोबारा शुरू में आते हैं आपके पास, सही है। फिर हम जाते हैं लैंडोल्ट के एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है बच्चे। तो जनाब क्या था, हमने इसमें क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में आपको बताया क्या होता है कि जो दो या दो चीजें मिलकर आपस में एक नई चीज बनाते हैं, उसे कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल चेंज या केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये केमिकल चेंज होता है, ये मुख्तलिफ लॉज का मजमूआ होता है। इसमें से आपके पास पहला क्या लाया आपके पास, ये लॉज हमने पढ़ ले चार, उनसे पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें से अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे लॉ, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सबसे अहम पॉइंट, ये स्लाइड लगाने का मकसद क्या था, ये स्लाइड लगाने का मकसद था कि हु इज द फाउंडर, कि इसका फाउंडर आपके पास कौन है, और जो आपके पास इसका फाउंडर है वो आपके पास है लेवाइजर। लेवाइजर यानी कि इसका जो है वो बानी हो गया है। तो ये चीज आपके पास एमसीक्यूज में काम आ सकती है, ठीक है। फिर जनाब हम आगे बढ़े, हमने लॉ डिस्कस किया। लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि जो इनिशियल वेट होता है रिएक्टेंट का और जो फाइनल वेट होता है प्रोडक्ट का, ये दोनों आपस में क्या होता है, ये हमेशा बराबर होते हैं। रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट, कि जितना आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना ही आपके पास प्रोडक्ट भी होगा। तो दोनों की क्वांटिटी या मिकदार आपस में क्या होगी बच्चे, बराबर होगी। फिर जनाब हमने आगे बढ़ा, आपको एग्जाम्पल समझा दिया। लेवाइजर ने इस तरह की मरकरी ली है, ये मरकरी यहाँ पे शिफ्ट करी इसने इसके अंदर, तो जितना ये रिएक्टेंट था, जो पहले वाली मरकरी ये था रिएक्टेंट था, और यहाँ जो प्रोडक्ट आ गया आपके पास, दोनों के मिकदार आपके पास क्या थी, बराबर थी। और याद रखिएगा मरकरी ये किसी भी चीज में आपके डिजॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो लिहाजा इसने मरकरी ली है। आगे बढ़ाया जनाब आपने लेवाइजर में, फिर वही चीज मैंने शुरू बताई थी, कैल्शियम कार्बोनेट एग्जाम्पल दी थी। यहाँ पर मैग्नीशियम और हवा में जलाया, ये सॉलिड है, MgS मतलब सॉलिड है, G मतलब गैस होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बना हुआ सॉलिड फॉर्म में बना आपके पास। तो ये जो लिखा हुआ छोड़ना, S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, S मतलब सॉलिड, ये आप नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी रिएक्शन के ऊपर, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2Mg + O2 एरो 2Mg। तो जरूरी नहीं कि आप ये G और ये S वगैरह शो करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मास 8.6 निकाला, इसका मास 32 ग्राम निकाला है, इसका तो मिला के बना 80.6। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या आ गया, दोनों में बराबर आ गए। मरकरी की एग्जांपल ली, यहाँ मरकरी बनी और ये ऑक्साइड बनी, ऑक्सीजन बनी। तो आपके पास जो है, तो दोनों की जो मिकदार है वो आपस में क्या आ गई, यहाँ पर भी बराबर आ गई। ये भी आपके पास आपने डिस्कस कर लिया कि जनाब यहाँ पे जो सोडियम और जो क्लोरीन है ये दोनों मिले NaCl बनाया। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, दोनों की क्वांटिटी आपस में क्या होगी, बराबर हो गई। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन
जनाब हमने क्या करा, आपको मॉलिक्यूल बना के समझा दिया कि मॉलिक्यूल कैसे है, कि अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो उसमें तोड़ के बताया कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास जनाब 2H2 है, ठीक है, और जब इसमें आपके पास कराया ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास क्या बन गया, 2H2 बन गया। अब यहाँ करें तो ये 2 से 2 से मिला तो 2 में कितना हो गया 4, तो ये हाइड्रोजन कितना आ गया 4, 1 2 3 4, ठीक है, खूबसूरत लग रहा है ना बच्चा ये। अगर मैंने ऐसे एच बनाया तो खूबसूरत लग रहा है, साफ तो लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा। प्लस लगाए वाला बीच में, ऑक्सीजन तो मैंने ऐसे दो दो करके बना दिए है ना। अब ये क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन है और 2 इसमें क्या ऑक्सीजन है, ये दोनों ये मिल गए यहाँ पर, देखिए प्रोडक्ट बन रहा है ये वाला, तो देखिए क्या हो गया 1 2 3 4, ये H2 बना है तो 2 2 4, ये 4 हो गया हाइड्रोजन, और जो O थे 2 ये आपके पास दरमियान में आ गए, तो इट्स वेरी ब्रिलियंट, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में भी और समझने में भी बड़ा मजा आ रहा है कि हाँ यार चीज बड़ी अच्छी लिखी हुई है और देखते ही वो चीज समझ में आ रही है। यहाँ पर देखें इनकी तो टोटल मिकदार कितनी है, 4 और 2 6, यहाँ पे कितनी है 4 और 2 6, तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है इन दोनों की जो क्वांटिटी है या मिकदार है वो आपस में क्या आ गया आपके पास, बराबर आ गई है, जिससे कहते हैं आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप सो कि ये यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, इस लॉ को वेरीफाई करते हैं किसके जरिए, एच लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। लैंडोल्ट की अभी मैंने फिलहाल स्लाइड्स नहीं बनाई हुई, मतलब लैंडोल्ट जो है वो हम आपको नहीं समझाया था आपके पास कि एच लैंडोल्ट जो था उसने इस बात को एक्सपेरिमेंटली जो है वो साबित किया कि जितना आपके पास रिएक्टेंट होता है उतना ही आपके पास प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ तक आपको तमाम बातें क्लियर हो चुकी हैं, और मुझे बताइए टाइम कितना हो रहा है, जरा टाइम देख के बताइए कितना टाइम हो रहा है। जल्दी से कमेंट में आइए, 3:49 हो रहे हैं ना, अभी है 10 मिनट ना, तो लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट पे हो जाएगा। और ये बताइए कि वो आ गया पूरा, आज तमाम स्टूडेंट मौजूद है, प्रेजेंट है सारे जो थे पिछले हफ्ते भी। एक का इजाफा हुआ है मेरा ख्याल है, महानूर रेहान का शायद मालूम है ना, महानूर रेहान का इजाफा हुआ है, और बाकी तमाम सब प्रेजेंट है ना। आखिर में पूछता हूँ मैं सबसे, हाँ सही प्रेजेंट है, मैं अभी नाम ले लूंगा, बता दीजिएगा जो लोग प्रेजेंट है, सही है, फिर उसके बाद मैं आगे काम बढ़ाता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं लैंडोल्ट की, ताकि हमारा जो टॉपिक है मुकम्मल हो जाएगा, सही है। तो पहले चले अटेंडेंस लग रहा है, मेरा अटेंडेंस क्या लेते हैं सबसे पहले, मुझे बताइए जनाब के सैयद नहीं राइम का आगे लड़का वॉइस तो उठा ली। आज मेरे ख्याल है 22 तारीख क्या तारीख है जो, आज तारीख क्या है, आज 27 है, आई थिंक सो 27 है, हाँ 27 है, और 22 में दे दिया। सैयदा हरीरा रजा तो नहीं है ना कोई, ठीक है। वजिया जवाद IBN, वजिया वजीहा, ओके प्रेजेंट, वजिया ने बोला प्रेजेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, असरा नजर तो आ रही है, बच्चे असरा प्रेजेंट बोले लाजमी, प्रेजेंट सर, ठीक है बच्चे, असरा भी मौजूद है। आयशा खान नजर तो आई थी मुझे, आयशा खान भी, आयशा खान, आयशा खान प्रेजेंट से बोलो, यस आयशा खान भी प्रेजेंट हो गई, ठीक है। रिजा रिजी रिजू 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 फैसल रिच, ये भी प्रेजेंट हो गई, ठीक है, 22 तारीख है ना आपके पास। अच्छा, नूरुल ऐन वसी, खास तौर पे ताकीद की गई, वसी बोलूं, प्रेजेंट है बच्ची, नूरुल ऐन वसी, यस प्रेजेंट, गुड, पूरा नाम लिया मेरा नाम का। और नूरुल ऐन खान है कोई, नूरुल ऐन खान है कोई, नहीं है, नहीं है, नूरुल ऐन खान हटा देता हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद आती है निकत निकात 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 फातिमा, तो निकात फातिमा तो मुझे पता है, फिर भी प्रेजेंट बोले, निकात फातिमा, निकात यस प्रेजेंट सर, गुड, निकात मौजूद हो गया आपके पास, सही है। और सैयदा सिराज फातिमा तो नहीं है मेरा ख्याल है, अभी तक मैंने देखा नहीं फिलहाल, ठीक है। नीचे आ जाइए, इकरा फातिमा, निकाहत, अच्छा इकरा फातिमा भी मौजूद है जनाब, तो इकरा फातिमा भी 22 को भी नहीं, 27 को भी मौजूद है माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद है फातिमा मुजम्मिल, फातिमा मुजम्मिल, फातिमा मुजम्मिल तो पिछले बुक की क्लास में थी मेरे पास, तुमने शायद पहली क्लास में फातिमा मुजम्मिल मुझे बताना बेटा, पिछले वीक आप मौजूद थी मेरे पास, फातिमा मुजम्मिल लास्ट वेडनेसडे को, बुक के दिन, यस सर थी, तो एब्सेंट डिस्कट होती है इसमें, प्रेजेंट फातिमा मुजम्मिल। ज़ैनब फातिमा, बच्ची ज़ैनब नजर आई थी मुझे, ज़ैनब यस सर प्रेजेंट, ज़ैनब फातिमा, ठीक है। अच्छा जो न्यू स्टूडेंट आई है क्या नाम था उनका,
महानूर रेहान, महानूर रेहान प्रेजेंट बोले बेटा, मैसेज में आगे। महानूर, मैसेज करना आता है? आता तो होगा, नहीं है? कहाँ गई, गायब हो गई? नीचे तो आ रही है एसएमएस में, डिस्कनेक्ट है अभी। अच्छा, तो 9A1 में आ रही है, सबसे पहले ये आ रही थी, अभी थोड़ी देर आई नहीं है, देखते हैं क्या मसला है इसका भी। तो नहीं नहीं वो नहीं है वो, ठीक है ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ महानूर को भी कहाँ है। एक बच्ची हाँ इससे डिस्कनेक्ट हुई थी, देख लेते हैं उसका भी क्या मसला है, ठीक है चलिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, लॉ आपको यकीनन पूरा क्लियर हो गया होगा। और अब इस बात को माशाल्लाह बड़े अंधेरे देखे बादल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। हाँ आपकी मर्जी है, जितनी एग्जाम्पल लिखो आपके पास जितना अच्छा काम हो जाए, लेकिन एग्जाम में आपको कोई एक आध एग्जाम्पल ही लिखनी है बस, सब नहीं लिखनी। एग्जाम में कोई आपको एक आध एग्जाम्पल ही लिखनी है बस। ये तो आपकी नॉलेज के लिए जो इतना सारा काम किया है मैंने, इतनी मेहनत करी है, वेबसाइट पे बैठ गए, मैंने कुछ नेट से निकाला, अपने पास से बनाई चीज़ें, तो इसमें काफ़ी मेहनत की गई है, इतना आसानी से नहीं बनाई वाला। तो ये देख लें यहाँ पर जो भी आपके पास है। हाँ हाँ एग्जाम पे कोई एक लिख लेगा, पिक्चर सारी ले लें, तो जो आपको अच्छी लग रही है, प्यारी सी लग रही है वो लिख लें। और उसके बाद असल में इंशाल्लाह ताला देखो कोशिश तो है ईद के बाद खुले, लेकिन 15 से खुल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है कोचिंग बंद होने में, इंशाल्लाह जल्दी खुल जाएगा कोचिंग, ठीक है। लेकिन ये वाला मज़ा नहीं आएगा कोचिंग में, ये मज़ा मुझे आज इसमें माशाल्लाह मज़ा आने लगा है आजकल। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग कोचिंग में देखना है, और सबसे पहले मेरी शक्ल देखनी है असल में, ये स्मार्ट बॉय कौन है ये, ठीक है। सही है, तो देखते हैं इंशाल्लाह, मज़ा आएगा आपको जब आप कोचिंग में भी आएंगे। तो ये क्लियर आपके पास? यस। तो अब हम बात करते हैं बेटा एच लेंडोल्ट की, यहाँ पिक्चर वगैरह बन नहीं पाएगी। तो एच लेंडोल्ट ने, मुझे बेटा एग्जैक्ट टाइम बताइएगा ताकि मीटिंग लंबी ना हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि आज मीटिंग डिस्कनेक्ट भी हो रही है। बस नहीं हो सकता, थोड़ा सा रहेगा, जरा सा बस की हो जाएगा, समझ लो। मर्जी है आपकी, स्कूल नोट्स हो या जो भी हो, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, और उसके बाद जो है वो क्लास की मीटिंग को एंड करेंगे, सही है। थोड़ा सा बताने के बाद आज एंड कर देंगे आप क्लास की, सही है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। लेंडोल्ट, लेंडोल्ट ने, मैं जगह देख रहा हूँ जहाँ पे वो जगह मिला के बना सकते पिक्चर वगैरह, जो जगह थोड़ी सी खाली मिल जाए, यहाँ बन जाएगी कोई पिक्चर, ठीक है। तो लेंडोल्ट ने इस बात को एक्सपेरिमेंटली बेटा साबित किया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है बच्चा, उसकी क्वांटिटी या मिकदार आपस में बराबर होती है, ठीक है। इस बात को एच लेंडोल्ट ने किस तरह वेरीफाई किया? देखिए बेटा लेंडोल्ट ने क्या करा, लेंडोल्ट ने एक एच शेप की एक ट्यूब ले ली, ठीक है। क्या करा जनाब, उसने एक ट्यूब ली, एच शेप की उसने ट्यूब ले ली आपके पास, इस तरह से बना दे, कोशिश कर रहे, ठीक है, ऐसे करके। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसने एच शेप की ट्यूब भी क्यों ली? माशाल्लाह आपके जहन में सवाल आ सकता है ना भैया। एच शेप की ट्यूब इसलिए ली ताकि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है ये आपस में मिल नहीं सके आपके पास। ये तो बड़ी इंग्लिश बनेगी मेरे से, एच शेप की ट्यूब, क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ आपके पास, तो ये बड़ी इंग्लिश बन रही है हमारे पास ऐसे, सही है। और ये आपके पास हमने यहाँ से इसको मिला दी, ये इसको यहाँ से मिला दें, ये लिम है, एक लिम ए है, एक लिम बी है आपके पास। कल को साफ सुथरी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये बंद हो गया, थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ से ये बन गया एच। समझो बस ही हो गया है, टाइम खत्म कर रहे हैं। आप समझ गए ना, माशाल्लाह बड़े चला गए कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं एच वर्ड बनाना चाह रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये दो लिम है, ये इसको नाम दिया लिम ए का, ये ए है, और इसे नाम दिया इसने क्या, लिम बी का नाम, राइट, ये बी। और इन दोनों में ना मुख्तलिफ सोल्यूशन भरे, 5 मिनट छोड़ते हैं, लग गई क्या आज, क्या बारिश चाहिए, क्या चाहिए, बारिश का पूछ लो रहा है कि निकाल, लग रहा है तेज बारिश हो रही है।
ऐसा ही है? अच्छा अच्छा, कितना टाइम हो गया बताओ, कितना टाइम लगेगा मीटिंग खत्म होने? तो ये कल पढ़ा देंगे एचटीयू वाली, 3 मिनट रहेगा। चलिए ठीक है, बस फिर आज के लिए इसको मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह आई होप सो कि लॉ समझ में आ गया होगा पूरा, और फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट में जो एचटीयू है उसको पढ़ाएंगे। तब तक कि आप इंजॉय करें, इंग्लिश क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है? इतने आज़ाद नहीं हो पाओगे तो बस आगे जा देंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जीतो पाकिस्तान और पाकिस्तान